आगे। बच्चों, क्लासिक रंजीत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों नमस्कार, मैं आपका रंजीत सर मध्य विद्यालय चंदनाबाद चंद्रपुरा से हूँ। जैसा कि हम सभी विषय भूगोल कक्षा 9 के लिए लगातार पढ़ते आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है। तो बच्चों, कक्षा 9 की विषय भूगोल में से अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बारे में आप एक बार रिवाइज करेंगे। भारत, आकार और स्थिति, अध्याय नंबर 1 हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये अच्छी तरह से पाठ याद होगा। दूसरा अध्याय था हम लोगों का भारत के भौतिक स्वरूप, आपको याद होगा। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में भी हम लोग बहुत बारीकी से 2-3 क्लास के माध्यम से इसका अध्ययन किए थे। यदि याद ना हो तो आप उसे रिवाइज कर लेंगे। तीसरा, भारत के मुख्य अपवाह तंत्र के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। और आज क्लास में और आज के बाद हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो कक्षा 9 में विषय भूगोल का अध्याय 4 है। और अध्याय 4 का नाम क्या है? जलवायु। जलवायु के बारे में हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, और इसके लिए एक अलग प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। हम सभी अपने पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 निकालेंगे, और निकालने के बाद एक एक लाइन को रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के बाद हम उसे स्पष्ट आपके सामने करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते। तो चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी हम लोग अब अध्याय 4 को अध्ययन करेंगे, और इस अध्याय का नाम है जलवायु। हम सभी अभी रीडिंग करेंगे, और रीडिंग करने के दौरान महत्वपूर्ण बातों को हम आपके बीच स्पष्ट करते जाएंगे। बच्चों, पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए विशेष 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। यहाँ आप नोट करेंगे बच्चों, फिर से बोलते हैं, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया स्थलाकृतियाँ, दूसरा हो गया अपवाह तंत्र। ठीक है। इस अध्याय में हम और आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? बच्चों, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, दिसंबर इससे पहले बीत गया, और हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि दिसंबर में हम लोग ऊनी वस्त्र पहन रहे थे। तो क्यों पहनते हैं? अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है? या फिर जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। बच्चों, यहाँ स्पष्ट हो गया ना कि भारत की जलवायु का अध्ययन जब हम करेंगे तो इन सारे चीज़ों को हम जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। बच्चों, इसे आप मार्क करेंगे, इसे नोट करेंगे अपने नोटबुक में। क्या अगर क्वेश्चन आएगा जलवायु किसे कहते हैं या जलवायु से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। ठीक है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है। बच्चों, अभी आप देखते होंगे कभी वर्षा होती है, कभी ठंड लगती है, तो यही अब बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक दिन में मौसम कई बार बदलती है। लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक
वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान देंगे कि हालांकि एक दिन में मौसम बहुत बदलते रहते हैं, कभी धूप होती है, कभी छाया होती है, लेकिन एक अवस्था लगभग कई माह तक चलते रहता है। यही जलवायु का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व को, अब यहाँ देखेंगे बच्चों, विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? नहीं? तो चलिए इस अध्याय में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसे आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? मानसून, क्या आप जानते हैं? क्या मानसून शब्द आपने बहुत सुना होगा कि भारत में मानसून लेट से आई या जल्दी आई या टाइम पे आ रही है या मानसून में गड़बड़ी हो गई है। तो ये मानसून शब्द, इसके बारे में क्या है, क्या जानते हैं इसके बारे में? तो बच्चों, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसीम से हुई है। यहाँ मौसीम शब्द एक अरबी शब्द है, उसी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। अर्थात मानसून का अर्थ क्या हुआ? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब यहाँ पे मानसून का जिक्र हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन क्या था? पहले था क्वेश्चन कि भारत की जलवायु कैसी है, तो अब मानसून का जिक्र हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? मानसूनी है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। देखते हैं आगे। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रातों में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री से कम हो सकता है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं बच्चों? तापमान, कहीं भारत किसी हिस्से में तापमान 50 डिग्री है अर्थात बहुत गर्मी है, तो कहीं बहुत कम गर्मी है, कहीं बर्फ जमी हुई है, तो कहीं शुष्क मौसम है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आपका है, पूछा जा रहा है आपसे, क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि दिन का तापमान बहुत अधिक रहेगा तो रात को उतना ही कम हो जाता है। जैसे थार के मरुस्थल, ये राजस्थान में है, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचने की बात है बच्चों, दिन में 50 डिग्री अर्थात चलना मुश्किल, और रात में वही 15 तक पहुंच जाता है। ठीक है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि केरल में क्या स्थिति है, तो आप बताएंगे कि यहाँ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जितना तापमान दिन में होता है लगभग उतना ही रात को भी होता है। ठीक है बच्चों, अब वर्षण की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ वर्षण मतलब वर्षा की मात्रा। ठीक है, वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतुओं के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। यहाँ भारत के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों कि भारत में वर्षा के बारे में बात की जा रही है कि भिन्नता देखने को मिलती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में हिम के रूप में होता है अर्थात क्या, बर्फ़ गिरते हैं। अभी जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी में वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी मात्रा में गिरते हैं और काफ़ी सैलानी वहाँ घूमने जाते हैं बच्चों। लेकिन देखना है क्या, तथा देश के
देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। यहाँ पे समझना है बच्चों कि हिमालय क्षेत्र में आप वहाँ वर्षा जो होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है, जबकि शेष भाग में क्या होता है, पानी के रूप में होती है। ठीक है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ मेघालय जैसे क्षेत्र में की ओर इशारा किया जा रहा है कि वहाँ पर वर्षा कितनी होती है, लगभग 400 सेंटीमीटर होती है। लेकिन वही शुष्क राजस्थानी भागों में कितना होता है बच्चों, 10 सेंटीमीटर से भी कम। यहाँ पर अनुमान लगाइए कि कहीं वर्षा कितनी अधिक होती है और कहीं वर्षा कितनी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। यहाँ बच्चे नोट करेंगे इस चीज़ को कि सामान्य तौर पर सामान्यतः जून से सितंबर का जो महीना होता है वो वर्षा का महीना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्षेत्र जो तमिलनाडु के क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है। ठीक है बच्चों। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। बच्चों यहाँ पे आपको स्पष्ट होना होगा, समझना होगा कि वर्षा की मात्रा जहाँ अधिक होती है वहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा, खान पान अलग तरह का होता है, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग तरह की होती है। यहाँ पे ज्ञात कीजिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात है बच्चों, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। कारण समझना है कि दीवार मोटी क्यों होती है और छत चपटी क्यों होती है। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छत क्यों होती है। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं। सबका उत्तर बच्चों आपको इसी मिल जाएगा, आप पढ़े होंगे। ये वर्षा की मात्रा, गर्मी की मात्रा, गर्मी की प्रतिशत, कितना गर्मी बढ़ता है कितना घटता है, रात या दिन की मात्रा क्या होती है, उसी के आधार पर ये प्रश्न दिया गया है। इसे आप समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, जलवायु नियंत्रण, अर्थात यहाँ पे पहले टॉपिक को समझना है। जलवायु नियंत्रण मतलब क्या हुआ कि वैसे कारक जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, अर्थात जिससे जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है। ठीक है, 6 कौन कौन सा है। पहला अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायु दाब एवं पवन तंत्र, अगला समुद्र से दूरी, अगला महासागरीय धाराएं, और अंतिम उच्चावच लक्षण। यही 6 मुख्य कारक हैं जिससे जलवायु नियंत्रण में रहती है, कंट्रोल में रहती है, प्रभावित होते रहती है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर समानता घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। बच्चों ध्यान देंगे आप, यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल की डेंसिटी, सघनता क्या होती है, कम होती है, जिस कारण से तापमान घटते जाता है। और यही वह कारण है कि गर्मी के दिनों में भी पहाड़ियों पर लोग ठंड का अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, वायु दाब एवं पवन तंत्र किस पे निर्भर करती है, तो अक्षांश और उसकी ऊंचाई पर। अक्षांश और देशांतर के बारे में बच्चों ने पढ़ चुका है पिछले भाग में, यदि आपको ध्यान नहीं होगा तो एक बार रिवाइज कर लेंगे आप।
इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है और लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड कहते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ सकता है आपका कि महाद्वीपीय अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ छिपा हुआ है, इसे आप समझेंगे। अगला है महासागरीय धाराएं। समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए जो दिखा हुआ है पॉइंट, उसको आप नोट करेंगे नोटबुक में। क्या लिखा हुआ है? विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित होते हैं? इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यदि कोई ऊंची पहाड़ी है तो ऊंची पहाड़ी इसमें क्या होते हैं कि इतनी ऊंची होती है कि वो बादलों को रोक सके, तो वहाँ पे वो वर्षा का कारण बनती है और वहाँ बादल संघनित होकर वर्षा कराते हैं। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा, पहाड़ी का दूसरा हिस्सा जो होते हैं पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। कहने मतलब वो वर्षा अनाच्छादित क्षेत्र होते हैं, वहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई कारण पहाड़ एक ही और सारे बादलों को रोककर घनी वर्षा कराती है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला जो क्लास हम लोग का होगा उसमें है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में अक्षांश, ऊंचाई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और रिवाइज करने के बाद जितना पढ़ाया गया है उतना आप एक बार फिर से 1 बार 2 बार 3 बार रीडिंग करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।